अगर हम लोग ये वीकेंड में देखें तो वीकेंड में वॉर का एस्केलेशन ही हुआ है, और एस्केलेशन की वजह से चांसेस वैसा ही है कि मंडे भी शायद हम लोग नीचे खुले तो भी हमें सुबह पता चलेगा ऑयल प्राइसेस कहाँ है। अभी इस सिचुएशन में कहाँ फोकस करना है वो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए बहुत सारे सेक्टर्स हैं और स्टॉक्स हैं, लेकिन हमें ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक देखने हैं जो इससे कम इम्पैक्ट हो, और अगर बाउंस बैक आए तो वहाँ एक कहते हैं कंसिस्टेंट बाउंस बैक आए, यानी कहते हैं कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग हो आगे जाके। यहाँ जब मार्केट जब इतना गिरता है ना, तब आपको स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज बहुत ही आराम से करनी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है कि नहीं तो आपके हाथ में ऐसे स्टॉक्स आते हैं कि जो आगे तो बढ़ जाएंगे, शायद 10-15% बढ़ भी जाए, लेकिन वापस आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सेक्टर, और ये जो वॉर सिचुएशन हुई है उसको वजह से वो सेक्टर में इम्पेक्ट ना हो वो देखना चाहिए। तो एक एक करके सेक्टर लेते हैं। तो पहले हम लोग कुछ सेक्टर की बात करते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं ऑफ कोर्स क्या क्या पॉजिटिव है, कौन से स्टॉक सेक्टर पॉजिटिव हो गए। तो ऑफ कोर्स डिफेंस तो आपको पता है कि एक तरह से मेगा ट्रेंड है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि वहाँ एक तरह से एक अच्छा खासा मूवमेंट आना चाहिए। और क्यों आना चाहिए, क्योंकि क्योंकि अगर आप देखें तो ये वर्ल्ड जो है ट्रम्प के आने के बाद तो ऐसी हालत है ना कि हर जगह कहते हैं ना कि यही देख रहे हैं कि कोई देश किसी पे अटैक कर रहा है एंड ऑल दैट स्टफ, और ट्रम्प नो एक तरह से नो पूरा जियो पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा कर दिया है। और ऐसे सिचुएशन में वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नहीं तो ये होता है कि आप जहाँ इन्वेस्ट करते हो और उसका एक्सपोजर वो कंट्री में होता है, और वहाँ कोई आप प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट इम्पेक्ट आपको भी आएगा। ठीक है। तो ऑफ कोर्स डिफेंस में आप अगर आप देखें तो काफी सारे मिडल ईस्ट कंट्रीज अभी डिफेंस पे फोकस करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना मिडल ईस्ट वॉज कम्प्लीटली अनप्रिपेयर फॉर दिस वॉर। उस कहीं ना कहीं नो थोपा गया है वॉर उन पे, यूएस और इसराइल के ने। और अभी जब इतना अटैक हुआ है तो वो लोग अपना डिफेंस का एक्सपोजर बढ़ाएंगे। नॉर्मली अगर सऊदी का देखो तो 7-8% होता है, वो और बढ़ाएगा। यूएई का भी 6-7% होता है, वो और बढ़ाएगा। इन सबके बजट तो ऐसे भी है डिफेंस में बड़े, लेकिन अभी और बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जिस तरह से अटैक हुआ है कहीं ना कहीं वो लोग फंसे हैं और वो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे सभी मिसाइल्स और ड्रोन। तो मिडल ईस्ट अपना बढ़ाएगा। वैसे सभी कंट्रीज जो अभी भी इतना बेस नहीं, और जो जिससे यूएस को कोई ना खुद का रखवाला समझ के रखा हुआ है, वो बढ़ाएंगे डिफेंस। क्योंकि एक चीज तो तय, इस वॉर में एक चीज तो तय हो गई कि यूएस इन लोगों को सेफ्टी नहीं दी है। कहीं ना कहीं पेट्रो डॉलर तो आ रहा था उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए। पेट्रो डॉलर क्या होता है कि आप उनको डिफेंस प्रोवाइड करो और सेफ्टी प्रोवाइड करो, और ये जो मिडल ईस्ट कंट्रीज है वो यूएस में जाके इन्वेस्ट करें। तो वो एक ट्रीटी थी काफी सालों से, और काफी सालों से मिडल ईस्ट उनमें इन्वेस्ट भी कर रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से हो रहा है तो वो लोग डिफेंस का बढ़ाएंगे, हम तो बढ़ा ही रहे हैं, क्योंकि चाइना है, पाकिस्तान है, अभी तो बांग्लादेश भी एक तरह से हमारी बनती नहीं है। तो डिफेंस हम तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन वहां से एक्सपोर्ट ऑर्डर अच्छे खासे आ सकते हैं। इवन यूरोप से, यू कैन से दैट लेटिन अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज से। क्योंकि क्या है कि ये सब भी अंडर कैन इन्वेस्टेड अपने डिफेंस में। सो डिफेंस एज ए थीम बढ़ेगी, लेकिन यहाँ तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखो मैं हर एक सेक्टर के लिए थोड़ा थोड़ा बोलूंगा, सो दैट आपको फ्लेवर सभी सेक्टर का मिले और आपको पता चले क्या करना है। कि डिफेंस में एक ही चीज आप ध्यान रखें कि क्या वो एज पर द ऑर्डर कैपेसिटी बिल्डअप करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि क्या है कि सबका अगर आप देखो ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट यू कैन से दैट 3 गुना से 4 गुना है। ठीक है। सो जब वो इतना बड़ा, जब वो ऑर्डर बुक होता है ना, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत होती है, सेल्स बढ़ाने की ज़रूरत होती है, और उसके लिए एग्जीक्यूशन भी बढ़ाना पड़ेगा। सो कैपेसिटी और एग्जीक्यूशन क्या बढ़ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अच्छी तरह से कैपेसिटी और एग्जीक्यूशन बढ़ेगा वो विनर रहेगा डिफेंस में। अभी जो स्टॉक्स नहीं चल रहे वो रीज़न वही है कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है। तो वो जरूर देखिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द डिफेंस स्टॉक्स एक अच्छे रेडार में जो यहाँ से भी बढ़ सकते हैं, अच्छे खासे बढ़ सकते हैं। और आपको पता ही है HAL, BEL है, मेजागोन है, फिर कोचिंग शिपयार्ड है, GLSC, पारस डिफेंस, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स है। लेकिन वही बोला कि आप हर हर क्वार्टरली आपको उनका एग्जीक्यूशन देना है। तो ऑफ कोर्स आपके पोर्टफोलियो में
कम से कम 7 से 8% डिफेंस में होना ही चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 10% भी रखो, 10-15% रखो तो भी चलेगा। सो डिफेंस एज ए सेक्टर जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा। बाय द वे, आप लोगों के पास डिफेंस स्टॉक है, कौन से स्टॉक है, तो टाइप चैट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अभी दूसरा एक सेक्टर लेते हैं, दूसरा सेक्टर जो ऑलरेडी नीचे आ रहा है वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी खासी तेजी हमने देखी, ठीक है, लेकिन ये तेजी बरकरार नहीं रही और कुछ दिनों से ये नीचे आ रहा है, जैसे मार्केट फॉल हो रहा है वो नीचे आ रहा है। वन ऑफ द रीजन वाई ये बैंकिंग स्टॉक्स नीचे आ रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये डर है कि अगर ऑयल प्राइसेस इतने ऊपर रहे, जो अभी 103-104 डॉलर है, मंडे देखते कहाँ ओपन होता है, क्योंकि वो खार्ग आइलैंड में भी अटैक किया गया है। अगर ये 105 110 जाते हैं, 120 जाता है, तो क्या होगा कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा प्लस ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करते हैं सब लोग, उसमें प्रॉब्लम आएगी, कंपनीज का प्रोडक्शन हॉल्ट कर सकता है, जो एलएनजी और वो सब का जो शॉर्टेज है। तो ऐसे में क्या एनपीएस बढ़ेंगे, दैट इज द मेन क्वेश्चन, क्योंकि अभी एनपीए मल्टी ईयर लोअर लेवल पे है। थोड़ा भी अगर एनपीए बढ़ता है तो ये सब जो प्राइवेट कंपनी और पीएसयू कंपनीज है, उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो पीएसयू कंपनीज का भी अभी वैल्यूएशन अच्छा खासा बढ़ गया है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि वो अंडर वैल्यूड थे। वो अभी अगर आप देखो रिजल्ट, तो सभी पीएसयू कंपनीज ने 15 to 20% का क्रेडिट ग्रोथ दिया है, जबकि आप देखो प्राइवेट बैंक ने सिंगल डिजिट का ग्रोथ दिया है। दैट वाज द मेन डिफरेंशिएटर। इसके ये अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू पहले अगर पीएसयू बैंक का देखते हैं तो 0.6 0.7 का रहता था, पिछले 1.5 साल में ये प्राइस टू बुक वैल्यू 1.3 से 1.5 आ चुका है। जो अगर आप प्राइवेट बैंक्स की बात करो तो पहले 3.4 पे आके रुकता था। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, वो धीरे धीरे कम होके 2.5 के आसपास आके रहा है। यानी ऊपर से वो नीचे आए और यहाँ से वो ऊपर गए। कहीं ना कहीं वो जो वैल्यूएशन गैप था पीएसयू और प्राइवेट बैंक का कम हुआ है। तो अभी क्या पीएसयू बैंक बढ़ेंगे या प्राइवेट बैंक? देखिए, वो पीएसयू बैंक का जो बेस्ट टाइम था वो पीछे है, लेकिन ग्रो करेंगे। शायद प्राइवेट बैंक से ज्यादा करेंगे, लेकिन जिस तरह से डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, वो सेम टाइप ऑफ रन शायद हम लोग ना देखें। और ये जो अगर इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, अगर ये वॉर लंबी चलती है, तो उनको भी इम्पैक्ट आएगा। तो आपको ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि वैल्यूएशन कहाँ जा रहा है। लेकिन आगे जाके प्राइवेट बैंक कहीं ना कहीं स्टेबल होगा और वो एक स्टेडी रिटर्न दे सकते हैं। तो प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक में आप कीजिए इन्वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पीएसयू बैंक जैसे मैंने बोला शायद थोड़ा और भाग सकता है। ये प्रॉब्लम वो क्या था कि ये अभी इंटरेस्ट रेट कट होने वाला था, अगर ये चीज आती नहीं तो ऐसा लग रहा था कि मे बी 0.25 बेसिस पॉइंट कट आने वाला था, वो शायद अभी ना आए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि देखो ये क्या हुआ है, मैं बताता हूँ कि ये जो वॉर आई ना, वो यानी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे आएगी और ऐसे लंबी भी चल सकती है। लोगों को लगा कि पहले 2 दिन में ही वो सुप्रीम लीडर मारा गया, 50 लोगों को मार डाला तो ये खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जिस तरह से ईरान पकड़ के बैठा है, ये लंबा चलेगा। तो आपका क्वार्टरली अर्निंग्स डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। तो क्या होगा अभी? अभी ये होगा कि ये ऑयल अगर 100 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, समझ लो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या जो भी है, तो फिर आपके फिजिकल डेफिसिट में प्रॉब्लम होगा। हर $10 पे आपको 13 से 14 बिलियन का इम्पैक्ट आता है, ठीक है। और हर ऑयल $10 बढ़ता है तो आपका जीडीपी 0.5 से नीचे आ जाता है, 0.5 नहीं, सॉरी, 0.3 0.4 से नीचे आ जाता है। तो जीडीपी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। तो जो हम लोग सोच रहे थे कि ये 15% का अर्निंग ग्रोथ आ सकता है नेक्स्ट क्वार्टर का, वो शायद शायद अभी 10 और 11% आके रुक जाए। ऐसे चांसेस बहुत है। तो इसीलिए अर्निंग्स ग्रोथ स्लो होगी। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करना है। कौन से सेक्टर में है? हमारे जो मेंबर्स है देख रहे गाइस, उनको भी मैं बार बार बोल रहा हूँ और मेल्स भी आ रहे, वीडियोस भी बना रहा हूँ कि आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो फॉलो कीजिए।
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ प्रॉब्लम होती है हम लोग आपको बताते हैं। इवन जो नया सिटी अर्निंग कंपाउंडर्स आ रहा है उसको भी आप फॉलो कीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सही स्टॉक लेना बहुत ही जरूरी है ऐसे मार्केट में। मैं ना बोलूंगा कि आप वोडाफोन आइडिया लो, मैं बोलूंगा ऐसे स्टॉक लो जो स्ट्रक्चरली कहते हैं ना स्ट्रांग हो, वैसे लोगे तो आपको फायदा है। तो बैंक्स इन अ वे, आयुष आई स्पीक अबाउट आईटी ऑल्सो, जस्ट वेट। तो ऐसे लो कि जहां बाउंस बैक अच्छा हो, सो यू कैन गो टू अ मॉडल पोर्टफोलियो एंड गो एंड चेक इट आउट गाइस। और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगा, उसमें जाके देखिए और आप एनरोल भी कर सकते हो। ओके, हमारे पोर्टफोलियो में जो 400 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होता है, बट यस डू चेक इट आउट। ऐसे ही मार्केट नीचे है तो मैं कहीं भी इन्वेस्ट करूं वैसा मत रख करना। आप थोड़ा लंबा सोचो कि 3 साल में 4 साल में कौन से स्टॉक 3 गुना 4 गुना हो गए, ऐसा सोच के आप आगे बढ़ो, ऐसे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो बैंकिंग इज अ सेक्टर जहां आप जैसे एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल, करूर वैश्य, काफी सारे बैंक है जो आप सोच सकते हो। जहां जहां मैनेजमेंट का इशू है जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बाहर रहो, कोई जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी बैंक्स अवेलेबल है। इंडसइंड बैंक, इशू है, मैनेजमेंट का इशू है, अकाउंटिंग इशू है, बाहर रहो, मत जाओ। प्लीज प्लीज अपना देखो कि कौन से, जहाँ प्रॉब्लम नहीं है वहां जाओ। दैट इज वॉट माई रिक्वेस्ट। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, जो मैं रिकमेंडेशन देता हूँ मेरे मेंबर्स को देता हूँ, यहाँ जो भी बातें हो रही सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। तो प्लीज प्लीज कीप इन माइंड, ओके, सो कीप दैट इन माइंड। एनबीएफसी, एनबीएफसी की बात करें तो भाई साहब एनबीएफसी भी एक बहुत ही अच्छा बुल रन आया है। अब एनबीएफसी की मैं अगर बात करूं तो यहाँ क्या हुआ है कि ओवरऑल क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे था तो उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ रहे थे, उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ रहे थे क्योंकि उनको जो फंडिंग मिल रही थी ना वो सस्ते भाव में मिलती थी इन सब बैंक्स और इंस्टीट्यूशन की वजह से। तो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ रहा था, इसलिए आप देखो एनबीएफसी मोस्टली एक अच्छी खासी रैली आई। क्या यहाँ से वैसी रैली पॉसिबल है? नहीं। रीजन मैं बताता हूँ कि अगर इंटरेस्ट रेट अभी कट नहीं होगा, और अभी चांसेस ऐसे आते हैं, अभी मुझे पता नहीं, देखो अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये वीकेंड में क्या होगा मुझे पता नहीं, कल सोमवार को क्या होगा मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वॉर लंबी चलती है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन उस तरह से नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ से एनबीएफसी ग्रो करेंगे लेकिन उस तरह से ग्रो नहीं करेंगे जैसे पहले ग्रो करते थे। और एनबीएफसी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आप देख रहे हो, लेकिन तो भी सेफ है। उसने सबसे सेफ है जो हाउसिंग लोन प्रोवाइड करता है, वो सेफ होता है क्योंकि उनके कोलेटरल में हाउस होता है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो वो लोग सेफगार्ड कर सकते हैं, जबकि बाकी सब में वो नहीं कर सकते। आप क्रेडिट लोन ले लो या पर्सनल लोन ले लो, अगर इकोनॉमी थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो एनपीएस बढ़ते हैं, या तो एमएसएमई ले लो, वो सब। नो डाउट एमएसएमई लोन उस सब में अभी रैशनलाइजेशन हो रहा है, अभी एनपीए थोड़े कम होने लगे तो भी दिक्कत है, पर एनबीएफसी स्टिल इन अ बेटर सिचुएशन इन दिस मार्केट कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। ओके, तो एनबीएफसी भी आप कर सकते हो, नीचे आने की राह देखो। आप हाउसिंग वाले ले सकते हो, एलआईसी हाउसिंग हो गया, पीएनबी हाउसिंग हो गया, फिर आप इवन बजाज फाइनेंस से लेके जियो से लेके बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, लेकिन हाँ, नीचे आने के बाद लीजिए, ऐसे तुरंत नहीं, तो नीचे तो आ ही रहा है तो एनबीएफसी भी ठीक है। अब जाते हैं आईटी। आईटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स में आ रहे हैं गाइस। आईटी लोग बोलेंगे कि भाई बॉटम आउट हो गया है, कहीं ना कहीं वैल्यूएशन डाउन है, बहुत डाउन है। अगर आप देखो तो उनका वैल्यूएशन आधा हो चुका है। जो अगर आप टीसीएस इंफोसिस की बात करें, एक समय पे वो 35-35 पी पे खड़े थे, आज वो 17-18 पी पे खड़े हैं, आधे हो गए। लेकिन क्या लेने का टाइम है? अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो पिछले 1 साल से मैं चिल्ला चिल्ला के हर एक यूट्यूब वीडियो में, हर एक वेबिनार में, हर टाइम हमारे मेंबर्स के जो सेशन मंडे 9 बजे सेशंस होते हैं उसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आईटी स्टॉक्स मत लो। हाउ मेनी एग्री विथ मी? जस्ट से बिफोर एग्री, ओके। 1 साल से तो मैं बोल रहा हूँ, अभी बॉटम आउट हुए तो मुझे पता नहीं, द रीजन आई टेल यू, एआई इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल, कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं, सबका मार्जिन कैसे इम्पेक्ट होगा पता नहीं, कौन सी कंपनी आगे बढ़ेगी एआई में पता नहीं है। ये सब कंपनियां काम कर रही है, लेकिन क्या होता है कि एक एक ट्रांजिशन पीरियड आता है, अब ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, इट विल टेक
It will take year, at least 1 year, 1.5 year to know who will be the winner. ओके, अभी पता नहीं चल रहा है। नो डाउट टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल ले लो या कोफोज ले लो, पर्सिस्टेंट, सब एआई पे ताबड़तोड़ काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कौन सी कंपनी विनर होगी, क्योंकि अभी एआई के गाइडेंस अभी आना चालू है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना, थोड़ा डिफिकल्ट है मार्जिन के साथ सस्टेनेबल है। तो मैं ऐसे सेक्टर में क्यों जाऊं जहां इतनी अनप्रडिक्टेबिलिटी है। मैं ऐसे सेक्टर में क्यों ना, जहां जहां मुझे दिखता है कि भाई बढ़ेगा, जैसे डिफेंस है। मैंने आपको बैंक्स और एनबीएफसी आगे जाके भी बढ़ेंगे, टेंशन मतलब मल्टी ईयर बढ़ेंगे। फिर आप अगर बात को कैपिटल गुड्स बढ़ सकते हैं, तो ऐसे और भी करें, होटल्स है, फिर हॉस्पिटल्स है, वो सब। तो काफी सारे सेक्टर्स है जहां आप देख सकते हो कि जहां एक कहते हैं ना कि हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई अच्छा फ्लो आएगा, तो वहां क्यों ना जाऊं, बेटर है। मैं आई और आईटी को क्यों लूं, तो करेक्ट, तो वो लॉजिक से मैं ना बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट टू मच वेस्ट ना। तो हमारे किसी के भी मॉडल पोर्टफोलियो में हमने आईटी स्टॉक सब बेच दिए, कब के बेच दिए। उसके बाद तो मार्केट बहुत गिर गया है, यानी आईटी स्टॉक्स बहुत गिर गए हैं। और देट वाज अ राइट कॉल कि मैं बोलते जा रहा हूँ, तो वो आपकी मर्जी, बट आई एम स्टिल नॉट बुलिश। ओके, तो ये रही बात आईटी की। अब बात करते हैं कोई और एक सेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं, चलो हॉस्पिटल्स बोला है। हॉस्पिटल ऐसा सेक्टर है गाइस, ग्रो करेगा, कोई टेंशन मत लो। ईरान इजराइल यूएस का वॉर हो या फलाना वॉर हो या कुछ भी हो, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाए, सब कुछ जाए, हॉस्पिटल परफॉर्म करेंगे। क्योंकि नंबर ऑफ बेड्स काफ़ी कम है कंपेयर टू जितने रिक्वायर्ड चाहिए। ऊपर से थोड़ा अभी ये कह सकते हैं कि टूरिज्म थोड़ा कम हो सकता है, यानी हॉस्पिटल टूरिज्म, यानी कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म यानी जैसे मैं भी पहले दुबई रहता था, 10 साल रहा हूँ। तो मैं कोई भी अगर मेरी फैमिली का ऑपरेशन कराना, तो मैं इंडिया आके, मैं अहमदाबाद आके कराता था या बड़ौदा आके कराता था। आई नेवर डू इट इन दुबई। ओके, सिमिलरली सऊदी, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सब जगह से बहुत लोग आते हैं। ओके, मिडल ईस्ट से तो बहुत लोग आते हैं। तो ये मेडिकल, ऑफ कोर्स अभी पाकिस्तान से कोई आएगा नहीं, बट ये मेडिकल टूरिज्म है ना, हमेशा रहने वाला है। प्लस इंटरनल ग्रोथ भी है, हॉस्पिटल्स बहुत सेफ है, लेकिन वैल्यूएशन हाई है। तो ये फॉल में आपको हॉस्पिटल्स बहुत नीचे मिल रहे हैं, जाके इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे हैं। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में बहुत सारे हॉस्पिटल हमने दिए, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन हॉस्पिटल इज अ सेक्टर यू शुड इन्वेस्ट। ओके, ये एक मल्टी ईयर ट्रेंड है, 5 ईयर 10 ईयर्स का। अगर आप पूछो कि आप ज़्यादा बुलिश हो हॉस्पिटल्स में या फार्मा सेक्टर में, आई विल बी मोर बुलिश ऑन हॉस्पिटल्स कंपेयर टू फार्मा सेक्टर, क्योंकि यहाँ डिमांड स्ट्रक्चर है। ओके, 3 साल से परफॉर्म कर रहे हैं और आगे जाके बढ़ेंगे। वही अपोलो, मैक्स हेल्थकेयर, फोर्टिस ले लो, एस्टर डीएम हो या नारायण हो, बहुत सारे बहुत सारे। तो वो कुछ स्टॉक्स है जो आप जाके देखिए। हॉस्पिटल आपके पोर्टफोलियो का भी कम से कम 7 से 8% होना चाहिए। बैंक्स और एनबीएफसी मिला के 10 से 15%, 15% भी रख सकते हो, दोनों मिला के आप रख सकते हो। ओके, क्योंकि ये फॉल में काफी सारी बैंक्स नीचे आ रही है, तो स्ट्रक्चरली आप इन्वेस्ट करो तो आपको गेम मिलेगा। ठीक है, आईटी मैंने जैसे बोला, ना बोला है आपको। बाय द वे गाइस, आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आज, देन जस्ट है वी फॉर वैल्यू, जस्ट है वी फॉर वैल्यू। अब बात करते हैं फार्मा की। ओके, थैंक्स थैंक्स गाइस, थैंक देवी, संदेश, राहुल। अभी बात करते हैं फार्मा की। ऑफ कोर्स फार्मा में तो लोग, काफ़ी लोगों ने, आप लोगों ने इन्वेस्ट किया ही हुआ है ऑलरेडी, और करते रहो, कोई टेंशन नहीं है, फार्मा भी चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ये थोड़ा लॉजिस्टिक्स का इशू है, तो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। और फार्मा ऐसे भी ट्रम्प ने अपने टैरिफ के प्रीव्यू के बाहर रखा हुआ था, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। आई थिंक यूएस का सेल्स और यूरोप का सेल्स वो सब बढ़ गया, जैसे सिप्ला हो, लुपिन, सनफावर, सब ने बोला है कि उनका वहाँ का सेल्स काफ़ी बड़ा है। इवन आई थिंक दूसरा एक सेगमेंट जो आपको फार्मा में देखना चाहिए वो है सीडीएमओ, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी और वो सब कैसे है कि
बाहर से, यानी जो मेन कंपनी जिनके पास टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी और जिनके पास पेटेंट होते हैं, वे फिर क्या होता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिक्सन को बोलते हैं कि भाई तू मेरा मोबाइल अभी इसी डिजाइन का इस तरह से आपको मैन्युफैक्चर करके देता हूँ। डिक्सन पूरा लाइन लगाता है, असेंबली लाइन, और पूरा मैन्युफैक्चर करता है मोबाइल फोन को। वैसा ही सीडीएमओ होता है फार्मा में, जहाँ ऑलरेडी, जैसे फॉर एग्जांपल मर्क है या कोई भी बड़ी कंपनी है, उन्होंने अपना दवाई बना दी, उसको पेटेंट भी कर दिया। ठीक है, फिर वो सीडीएमओ कंपनी जैसे लॉरस लैब है या डीवीस लेबोरेटरी है, सिंजिन है, उनको वो देंगी कि भाई अभी आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करो और आप मुझे बल्क में बना के दो, क्योंकि उनको वापस पूरा मैन्युफैक्चरिंग का अलग से खर्चा करना पड़ेगा और मैन पावर चाहिए, ये सब। वो यहाँ अगर करते हैं तो यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, इंडिया में मैन पावर से लेके सब कुछ अवेलेबल है। तो वो बहुत अच्छा बिजनेस चल सकता है आगे। जो अभी तक नो चाइना का बहुत बड़ा हाथ था इसमें, तो सीडीएमओ एक और एक बिजनेस है जो आप देखिए, आई थिंक दैट में डू वेरी वेल। तो फार्मा भी आपके इस पोर्टफोलियो में 5 से 6% रहेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं होटल्स की। होटल्स टूरिज्म बहुत ही अच्छा बढ़ रहा है। टूरिज्म में, लेकिन अभी टूरिज्म में एक ब्रेक लगी है। अगर टूरिज्म में मैं अगर एविएशन गणूं, तो एविएशन का इश्यू है। एक तो ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऊपर से फ्लाइट कैंसिल हो रही है। जैसे अभी मैंने सेशन ये वीडियो चालू हो किया, इससे पहले न्यूज़ आई कि भाई इंडिगो ने पूरे मिडल ईस्ट की फ्लाइट 28 मार्च तक कैंसिल कर दी है। 28 मार्च तक। ठीक है, आज हुई क्या, 15 मार्च, यानी सोचो कितना बड़ा फटका है। अगर अब पता नहीं दुबई भी इन्वॉल्व है कि नहीं है, अब आपका कितना रेवेन्यू लॉस होता है, आप ऊपर से ऑयल बढ़ रहा है। करेक्ट, तो काफी सारी दिक्कतें। एयरलाइंस तो कम्प्लीटली नो है। इंडिगो तो हमने कब का सेल बोला हुआ है, जब वो न्यूज़ आई थी ना, जो फियास्को हुआ था, उसी दिन दूसरे दिन सेल बोल दिया था। उसके बाद तो आई थिंक 20 25 30% गिर चुका है वो। तो इंडिगो यानी एयरलाइंस छोड़ दो। दूसरा है जो आपके ये टिकट प्रोवाइडर होते हैं, या कहते हैं ना कि मेक माई ट्रिप एंड ऑल दैट, करेक्ट। तो वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत कैंसलेशन हो रहे हैं, होटल्स के रिजर्वेशन कैंसिल हो रहे हैं मिडल ईस्ट के तो ऑलमोस्ट। मैंने अभी एक वीडियो देखा था ट्विटर पे कि फ्लाइट जा रही थी पूना से दुबई, 3 पैसेंजर थे पूरी फ्लाइट में। मुझे याद नहीं है कि मैं जब जाता था, आई थिंक, सच बोलता हूँ, मैं 10 साल में मैं कम से कम, अगर एक साल में मैं 6 से 7 बार या तो आता था, 10 साल में 60 टाइम्स 70 टाइम्स मैं दुबई टू एंड फ्रो गया था। मैंने कभी भी बिलो 80% ऑक्यूपेंसी नहीं देखी है। 90%, बिलो 90% ऑक्यूपेंसी कोई भी फ्लाइट में गया हो। और आज देखो कोई जा नहीं रहा है। ऑफ कोर्स ये वॉर सिचुएशन है एंड ऑल दैट। और जैसे ये बता दें कितने कैंसलेशन, ऊपर से क्या हुआ कि समर सीजन आ रही है, समर वेकेशन आ रहे हैं, कितने सारे ने बुक किया होगा, और वहाँ की फ्लाइटें, फिर होटल्स एंड ऑल दैट, दुबई की होटल, वो सब कैंसिल हो रहा है। तो टूरिज्म में बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, जो ट्रिप प्रोवाइडर उनको भी बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। दूसरा एंगल आप देख सकते हो कि होटल्स जो होते हैं, इंडिया की होटल्स को, मुझे ऐसे लग रहा है इनडायरेक्टली फायदा हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल टूरिज्म नहीं करते, तो आप सोचोगे यार चलो वो तो कैंसिल हो गया, या मैं नहीं जा पाऊंगा या जा पाऊंगे, तो चलो इंडिया का टूरिज्म करते हैं। चलो मैं उदयपुर चला जाता हूँ, वहाँ 5 स्टार होटल में रह के आता हूँ, या कहीं भी, यानी या तो स्टेकेशन 2 दिन के लिए, चलो 4 स्टार 5 स्टार होटल में रह के आते हैं, स्विमिंग पूल यूज करेंगे, ऐश करेंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया की जो होटल्स है ना, उसका रिजर्वेशन और बढ़ेगा और प्राइसिंग भी बढ़ेगा। तो आई डोंट नो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, यू एग्री और डोंट? जस्ट आई वाई फॉर यस फॉर एग्री एंड फॉर नो इफ यू डोंट एग्री। मुझे ऐसा लगे कि वो रिवेंज टूरिज्म शायद इंडिया में अच्छा है, क्योंकि इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इंडिया में तो सब चल रहा है। तो लोग इंडिया जाएंगे, इंडिया में और प्लेसेस बुक होंगे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे ने बुक कर, आपने बोल दिया कि भाई दुबई जाना है, और फिर आपने टिकटें कैंसिल कर दी, तो आप बोलेंगे यार, बच्चा बोले नहीं नहीं कहीं तो ले जाओ यार, दुबई कैंसिल हुआ तो क्या हुआ? फिर आप कहीं आसपास घूमने चले जाओगे, या तो सिटी में या 5 स्टार होटल में रह के आ जाओगे। तो ये चांसेस है कि इंडिया की होटल्स को फायदा हो सकता है। अब ऐसे भी होता है कि बाहर से यहाँ आते हैं, लेकिन कम
वी हैव टू सी। लेकिन होटल्स में गेट बेनिफिट, बट होटल्स का दूसरा एक पेन पॉइंट यहाँ आ जाता है कि एलएनजी का सप्लाई नहीं है एंड ऑल दैट, तो गैस का सप्लाई नहीं, तो काफी सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, वो सब तो जो रेस्टोरेंट और वहाँ को इशू है। लेकिन आज सुबह मैंने देखा अभी कि कुछ 2 टैंकर एलएनजी के स्टेट ऑफ हॉर्मुज से यहाँ आ रहे हैं, तो जो एलएनजी का जो स्कैरसिटी है शायद थोड़ा थमेगा। अब देखना पड़ेगा, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ना स्पेशल प्रेफरेंस अभी दे रही है पीएनजी को। पीएनजी यानी आपके घर में जो गैस आता है वो, और सीएनजी को। सीएनजी यानी आपके व्हीकल में जो जाता है वो। अभी भी कमर्शियल्स को गैस देने में अभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप गैस की बात करें तो यहाँ हमारे बाजू में ही मोरबी है, पूरी सिरामिक का हब है, वर्ल्ड का नंबर 2 है, वो पूरा बंद है, पूरा बंद है। सप्लाई नहीं है पिछले 5 दिन से, 6 7 दिन से। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज को काफी इम्पैक्ट आ रहा है। कितनी जल्दी ये गैस का चीजें संभलेगी वो देखना है। गुड चीज ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से टैंकर आना चालू हो गए, कि कल बोला गया कि इंडिया को पैसेज मिलेगा, तो इंडिया के टैंकर आ रहे हैं। लेकिन कतार से जो आना था, कतार ने अभी भी प्रोडक्शन बंद रखा है, तो ये टैंकर जो वो है कि जो ऑलरेडी इन ट्रांजिट थे वो अभी आ रहे हैं। नया माल, नया गैस कब आएगा वो पता नहीं। और कतार पे हम लोग ओवरली डिपेंडेंट थे, तो नो डाउट हम लोग बाकी सब कंट्रीज से ले रहे हैं, इवन रशिया से ले रहे हैं, सब कर रहे हैं। रशिया की चांदी हो गई इसमें, रशिया को बहुत फायदा हो रहा है। तो देखना पड़ेगा कैसा होगा, लेकिन हाँ, थोड़ा वो इम्पैक्ट आ सकता है। अभी हम लोग जब गैस की बात कर ही रहे, तो गाइस अडानी टोटल गैस कितना भागा था है ना, 35 40% भागा, और फिर कल 7 1% गिरा। गेल ले लो, गुजरात गैस, आईजीएल, एमजीएल। तो अभी गैस के प्राइसेस थोड़े बढ़ा दिए ना, तो ये सब स्टॉक्स अच्छे करे, लेकिन ये सब टेम्पररी इफेक्ट होता है। जैसे ही गैस का सप्लाई ठीक होगा कुछ दिन में, ये वापस थम जाएगा। तो ये जो गैस कंपनीज होती है ना, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी नहीं है, ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर नहीं है। इसलिए मैं उसको प्रीफर नहीं कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है, आपको शॉर्ट टर्म में खेलना है तो खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये दे कैन नॉट कंपाउंड, क्योंकि ये काफी हद तक ग्लोबल गैस प्राइसेस पे डिपेंड है। अगर सब सप्लाई सही हो गया तो ये धम करके नीचे गिर जाएंगे। करेक्ट। तो यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर बाइंग इन दिस टाइप स्टॉक, दे आर नॉट स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म स्टॉक्स। ओके, तो गैस वाले स्टॉक्स में मैं ना बोलूंगा अभी भी। और जो कंपनियां गैस को यूज करती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सिरामिक बोला, मोरबी का मैंने एग्जांपल दिया, बोरोसिल ले लो जो एलएनजी यूज करता है सब नो बनाने के लिए, ग्लासवेयर एंड ऑल दैट। ग्लास कंपनीज होती है। सी काफ़ी बहुत सारी जगह पे एग्रोकेमिकल्स में भी गैस यूज होता है। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स बनाने वहाँ सब करना है, तो वहाँ भी दिक्कत आ सकती है। तो जो जो रॉ मटेरियल एलएनजी यूज करता है ना, उससे थोड़ा दूर रहो। वहाँ डिस्टरबेंस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, एंड वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन बाइंग दैट टाइप ऑफ स्टॉक, क्योंकि इसमें होता क्या है कि वो लंबा समय तक अगर वो रहता है ना, तो बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो हमें पता नहीं कि कब थमेगा, बट यस, थोड़ा उससे दूर रहो तो बेटर है। ऑयल कंपनीज की बात करते हैं। ऑयल कंपनीज की बात करें तो ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज लाइक कि ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, रिलायंस को फायदा होगा। जबकि ओएमसीज जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल, इन सबको लॉस है। लॉस है यानी मार्जिन लॉस है। क्यों? क्योंकि ये सब स्टॉक्स बहुत भाग चुके थे, क्योंकि पहले $60 to $70 के बीच में 1.5 साल तक ऑयल पड़ा रहा। ठीक है, तो उसके वजह से क्या था कि कह सकते हैं कि नो, इन लोगों को मार्जिन का बहुत बेनिफिट हो, क्योंकि वो ऑयल खरीदते हैं इन सब ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी से। सस्ते में खरीदते हैं, महंगे में बेचते हैं, क्योंकि अगर भी पेट्रोल पंप में तभी भी 100 रुपये पर लीटर था, अभी भी 100 रुपये पर लीटर है। लेकिन अभी जैसे ये 100 क्रॉस हो रहा है, एक्चुअली तो 80 के ऊपर चला जाता है, तो ओएमसी को फायदा नहीं है। तो बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन सब में आप नो कह सकते हैं कि प्रेशर रहेगा, मार्जिन प्रेशर रहेगा।
सो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल हियर। इन सब स्टॉक्स में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ऑयल कंपनीज में जाना ही है तो जैसे मैंने बोला कि ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज में जाओ, वो बेटर है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस ज़्यादा रहेंगे। और क्या होता है कि $100 हो गया है, तो अगर सब कुछ बंद हुआ तो शायद ये 80-85 डॉलर होगा, लेकिन वापस $60 जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे हिसाब से ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी आर द बेटर ऑप्शन कंपेयर टू ऑयल OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। तो ये था एक ऑयल का। दूसरा एक सेक्टर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल FMCG। FMCG का क्या है कि उनके मार्जिन्स बढ़ नहीं रहे हैं। थोड़ा अभी भी बढ़ नहीं रहे थे क्योंकि वो GST का इम्पैक्ट आया था। अभी अभी नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो, और प्लस ये सप्लाई डिस्टरबेंस रहता है, तो आप पहली बात तो एक्सपोर्ट कर नहीं पाते हो, और इंपोर्ट में कुछ रॉ मटेरियल जो चाहिए वो शायद लेट आएंगे या महंगे आएंगे। वो सब चीज़ हो गई तो इनके मार्जिन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द FMCG स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट अ मच मच हायर वैल्यूएशन। आप अगर देखें तो 50-55 का पी है एंड ऑल दैट, विच इज ऑन अ हायर साइड। और जब ग्रोथ देखो, HUL, नेस्ले, इन सब का कितना है, 3%, 4%। ऐसे में क्या है, GDP 7% से ग्रो कर रही है, तो बहुत ही कम ग्रोथ है। तो बहुत ही कम ऐसे स्टॉक्स है ना FMCG में, जैसे मैरी को ले लो या टाटा कंज्यूमर ऑल दैट, नो, जो डबल डिजिट में ग्रोथ हो रहा है। बाकी सब सिंगल डिजिट में ग्रोथ हो रहे हैं। तो FMCG मुझे लग रहा है कि यहाँ और परेशानी में आएगा। ठीक है। सो दैट यू कीप इन माइंड। FMCG में अगर VBL भी ले ले, वरुण बेवरेजेस का प्रॉब्लम क्या हुआ है कि वरुण बेवरेजेस को रिलायंस बहुत जबरदस्त टक्कर दे रहा है। कैंपा कोला नाम तो सुना होगा आपने, तो कैंपा कोला उसके आधे 40% कम भाव में वो बेच रहा है अपने प्रोडक्ट्स, और मैंने पिए है। ओके, तो टेस्ट में बहुत फर्क नहीं है, हाँ, लेकिन प्राइस में बहुत फर्क है। और वो बहुत कंपटीशन, तगड़ी कंपटीशन दे रहा है। अब VBL ट्राई कर रहा है कि ओवरसीज में अपने अफ्रीका और वहाँ सब अपने स्नैक्स का बेचना चालू करे, लेकिन मुझे नहीं लगा। आई एम नॉट एट ऑल बुलिश ऑन VBL, एंड दैट आई थिंक टोल्ड ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से मैं बोलते जा रहा हूँ। इवन दूसरे 1-1.5 साल से मैं बोल रहा हूँ, डेढ़ क्या, वो तो 3 साल से बोल रहा हूँ, वो है डीमार्ट। डिटेल कंपनीज, नहीं, वी मार्ट हो, रिटेल कंपनी लाइक डीमार्ट हो, उन सब में भी बहुत बड़ा इशू है। कि विशाल मार्ट क्यों? क्योंकि ऑनलाइन से इतनी बड़ी तगड़ी कंपटीशन है। आप देखो, डीमार्ट ने पिछले 3 साल में कोई रिटर्न ही नहीं दिया है। ठीक है। तो ऑनलाइन जब अब हम लोग ये, आप भी, आपको भी पता है, ब्लिंकिट में ऑर्डर करो, इंस्टामार्ट में 10 मिनट में, जियो में 10 मिनट में आपके घर आ जाता है। यार कौन जाके कर। मुझे याद नहीं है, मेरे फादर की डेथ हुई 4 साल हो गए, मैंने याद नहीं कि मेरे फादर जाते थे हमेशा डीमार्ट। मुझे याद नहीं कि मैं और मेरी वाइफ कभी डीमार्ट गया है। हमेशा ऑनलाइन ही मंगाते हैं। तो एक बार आपने ऑनलाइन मंगाना चालू कर दिया ना, आप नहीं जाओगे ऑफलाइन स्टोर में। और ऑनलाइन स्टोर डीमार्ट का इतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल है, वो प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं। जबकि ये सब जो कहते हैं ना, ई कॉमर्स वाले हैं, ई कॉमर्स ले लो या ग्रोसरी वाले जो, नो, इटर्नल ले लो, स्विगी ले लो एंड ऑल दैट, नो, बिग बास्केट और जियो मार्ट, वो सब लॉस मेकिंग है। और वो बस मार्केट को कैप्चर करना जानते हैं, वो मार्केट कैप्चर करना जानते हैं, यानी ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट एंड ऑल दैट। तो वो लॉस में भी करेंगे, डीमार्ट लॉस में नहीं करेगा, लेकिन वो ग्रो भी नहीं करेगा। वैल्यूएशन अभी भी हाई है, 70-80 के पी पे। इवन विशाल मार्ट को भी मेरा ऐसे लग रहा है। सो आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन दैट। ऑनेस्टली आई एम नॉट एट ऑल्सो बुलिश समहाउ ऑन इटर्नल एंड स्विगी। इटर्नल हमारे पास तो हमने सेल बोल दिया है काफी टाइम से। रीजन वही है कि आप प्रॉफिट कब बनाओगे। मार्केट बड़ा है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट ही नहीं बनाते जाओगे और आप लॉस पे लॉस करोगे, तो मार्केट आपको बख्शेगा नहीं। और देखो, इटर्नल 350 से 220 आ गया है, और बोल रहे कि भाई अभी भी प्रॉफिट दिख नहीं रहा है, और वो लोग इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं इन सब में। कहते हैं ना, ग्रोसरी वाले, ब्लिंकिट एंड ऑल दैट, स्विगी की भी ये हालत है।
सो आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव ऑन दैट ऑल्सो, अनलेस अनलेस आपको रिस्क लेना है तो आप जाके इन्वेस्ट कीजिए, बट आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट। सो दैट इज व्हाट माय टेक इज ऑन दैट। किसी ने ट्रेंड भी बोला, ट्रेंड का भी ये हालत है। ट्रेंड इस लेवल पे 150 उसके पी पे पहुंच गया था, लेकिन वो डबल डिजिट जूडियो पे ग्रोथ दे रहा था। अभी क्या हुआ है मैं बताऊं, अगर आप amazon का ऐप ओपन करो या जियो का ऐप ओपन करो या जेप्टो करो, हर जगह आपके क्लोथ्स भी बिकने लगे। और मैं सही में ब्रांडेड क्लोथ्स वहां से मंगा लेता हूँ। ओके, काफी अच्छे ही आते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं आते हैं। देख लो साइज, देख लो एंड ऑल दैट, कभी भी वापस भेज दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वहां भी ट्रेंड को बहुत कंपटीशन है, जूडियो उस तरह से नहीं चला जैसे पहले था। एक बार ये लिंक टूट जाती है फिर खत्म। ट्रेंड आज 50% डाउन है, अभी 3600 लास्ट मैंने देखा था। सो प्रॉब्लम है। ओके, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द कंपटीशन, कि आपकी कंपटीशन क्या है, कैसी है, उसके बेस पे डिसाइड कर सकते हो। ओके, सो वन हैज टू कीप इन माइंड। नहीं वेंकट, नो, इटर्नल तो काफी टाइम पहले हमने निकाल लिया था, अभी नहीं है वो तो। टाइम हुआ, आई थिंक 1 साल पहले मैंने निकाल लिया था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर सेगमेंट जो कहते हैं कि कैपिटल मार्केट का। कैपिटल मार्केट की बात करें अभी, तो कैपिटल मार्केट में देखो तो वैल्यूएशन ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है। और लेकिन उसमें भी आपको देखना है कि ब्रोकिंग बिजनेस थोड़े नहीं चलेंगे, शायद नहीं चल सकते हैं। एंजल वन हो या वो हो, काफी हद तक डिपेंड रहेगा, सेबी के रूल्स आते रहेंगे, वो उन पे ऊपर नीचे रहेगा। एंजल वन भी हमारे पोर्टफोलियो में था, लेकिन हमने कब का वो बेच दिया बाद में, तो बहुत नीचे आ चुका है। आई एम नॉट टू मच नो बुलिश ऑन द ब्रोकिंग स्टॉक, आई एम मच मोर बुलिश ऑन द वेल्थ मैनेजमेंट। जैसे नो आनंद राठी हो गया, 361 हो गया, वो सब स्टॉक्स ना मे डू वेल। प्लेटफॉर्म बिजनेस अच्छा करेंगे, बीएससी हो, एमसीएक्स हो, अगर यहाँ आगे एनएससी आता है तो वो। बट आईईएक्स में दम नहीं है, लेकिन बीएससी एमसीएक्स हो या एनएससी हो ना, एक तरह की मोनोपोली है, तो दे में डू वेल। अगेन गाइस, मैं आपको यहाँ बहुत सारे स्टॉक्स के नाम दे रहा हूँ, बट आई एम जस्ट गिविंग माय व्यू ऑन दिस। ऐसा नहीं कि आप जाके बाय करो, प्लीज अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना। ओके, तो वन हैज टू वेरी वेरी नो कीप इन माइंड कि ये नो किस तरह से जा रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म बिजनेस स्टिल विल डू वेल, इवन एएमसी बिजनेस में डू वेल, एचडीएफसी, निप्पॉन, आईसीआईसीआई एंड ऑल दैट। रजिस्ट्रार में डू वेल एज द डीमेट अकाउंट ओपन ज्यादा होता है, तो सीडीएसएल है। कैंप्स पता नहीं चल नहीं रहा है, कैंप्स काफी टाइम से क्या हो रहा है कि पता नहीं है क्या हो रहा है, म्यूचुअल फंड तो बढ़ रहा है तो भी कैंप्स नहीं बढ़ रहा है। सो कैंप्स में थोड़ा वेट एंड वॉच जैसा है। ओके, बट यस, कंपेरेटिवली platform business may do well, and as I told you, no, AMC and all that may do well over the time। Registrars and all that, एक steady growth आ सकती है यहाँ से, डिपॉजिट और रजिस्ट्रार की। ठीक है, देन ऑल्सो कैपिटल मार्केट ओवर द इयर्स शुड डू वेल। चलिए और एक सेक्टर की बात करते हैं, वो है ईएमएस सेक्टर। तो कैपिटल मार्केट भी स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि आई थिंक एक कंसिस्टेंट रिटर्न दे सकते हैं। मैंने आपको कैटेगरी बताई, वैसे आप सोच सकते हो। ईएमएस सेक्टर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, जहाँ डिक्सन आता है, एम्बर आता है, केन्स, ओके, एंड सिरमा, पीजी इलेक्ट्रोप्लास। लेकिन ये थोड़ा एलएनजी का जो प्रॉब्लम हुआ है ना, उसके वजह से पीजी इलेक्ट्रोप्लास काफी गिर चुका है, तो थोड़ा वहाँ केयरफुल रहना है। एम्बर और पीजी इलेक्ट्रोप्लास का इशू क्या है कि वो काफी हद तक समर पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि वो एसी मैन्युफैक्चर करते हैं, तो अगर समर वीक गया तो उनको प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम इस बार ये हो कि ये जो एलएनजी का सप्लाई जो रुका है, उसके वजह से भी इनको इम्पैक्ट आता है। बहुत ही खराब टाइम पे ये एलएनजी की शॉर्टेज हुई है, बिलीव में, नहीं तो इनको फायदा होता है इस बार ना, क्योंकि ऐसा लग रहा था पीजी इलेक्ट्रोप्लास और उसमें कि ना अभी थोड़ा स्टेबिलिटी आना चालू हुआ है, लेकिन फिर भी आई थिंक नो वो एक थोड़ा इशू है। अदरवाइज डिक्सन हो या
सिरमा हो या वो आप ऑफ कोर्स देख सकते, केन्स का मैनेजमेंट का इश्यूज है, हमें देखना पड़ेगा कि आगे जाके डिस्क्लोजर कैसे रहेगा एंड ऑल दैट। बट हाँ, वहाँ एक डिस्क है। अदरवाइज आई एम क्वाइट बुलिश ऑन ईएमएस, कि ईएमएस शुड ग्रो, क्योंकि हम लोग आईटी से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। जब हम लोग बात करते रियल एस्टेट, रियल एस्टेट में हम लोग डेटा सेंटर भी ले लेते, तो डेटा सेंटर एग्जैक्टली एक सिर्फ अनंत राज है, वो भी कुछ 5-6% का रेवेन्यू है, बाकी सब रियल एस्टेट ही है। ओके, अनंत राज का भी 90% तो रियल एस्टेट से ही आ रहा है। रियल एस्टेट में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट सिनारियो है और जिस तरह की डिमांड है, और आप देखो रियल एस्टेट स्टॉक्स काफी नीचे गिरे, वन ऑफ द रीजन इसके आईटी सेक्टर काफी हद तक वीक रहा है। और मोस्ट ऑफ द सेलेराइड आईटी कंपनीज हैं होते हैं ना, वो प्रॉपर्टी ज्यादा लेते हैं, तो वो एक वजह से है। लेकिन कहीं ना अभी नीचे बहुत आ गया, तो बॉटम तो बनाएगा, तो वैल्यूएशन वाइज दे आर क्वाइट, ऑनेस्टली तो मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा रिकवरी आने में। डेटा सेंटर्स अभी कोई स्पेसिफिक उसमें है नहीं, लेकिन हाँ, दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। पोर्ट बिजनेस भी अच्छे चलेंगे क्या? स्पोर्ट्स में तो दो ही है, गुजरात, अगर आप हम लोग का सॉरी, अदानी पोर्ट, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एंड गुजरात पीपा ले लो, पोर्ट बिजनेस विल डू वेल। पोर्ट बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आगे बढ़ेंगे। हाँ, अभी थोड़ा ये स्लैक पीरियड चल रहा है, लेकिन आगे जाके नो आई थिंक दे में डू वेल, तो पोर्ट बिजनेस इज कंपैरेटिवली ओके। ऑटोमोबाइल बिजनेस जो बहुत ही बढ़ गए थे, अभी थोड़ा करेक्शन आ रहा है, लेकिन इट्स अ हेल्दी करेक्शन, क्योंकि वी नीड दैट टाइप ऑफ करेक्शन, क्योंकि बहुत ही बढ़ चुके थे। तो आज काफी सारे स्टॉक्स एम से लेके नो मारुति, वो सब 15-20% थोड़ा नीचे आना चालू हुआ है। इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉन्ग टर्म टू इन्वेस्ट गाइस। आई थिंक ऑटो सेक्टर विल डू वेल एंड सो इज द ऑटो एंसिलरीज। एक स्ट्रक्चरल डिमांड रहेगी इन सब स्टॉक्स में आगे जाके भी। तो यस, आई एम क्वाइट पॉजिटिव, तो वो भी आपके पोर्टफोलियो का 8 से 10% आप रख सकते हो। ठीक है। कौन से सेक्टर अवॉइड करने चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो अभी भी केमिकल सेक्टर में प्रॉब्लम है। आईटी सेक्टर मैंने आपको बोला है। अब ये लेदर हो, टेक्सटाइल भी मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ, अभी तो नहीं हूँ। रीजन एक ही है कि पता नहीं है ये कहाँ जाके रुकेगा, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, और मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आपके सेक्टर होते हैं, तो उसमें कैसा इम्पैक्ट आएगा, तो वहाँ नहीं पॉजिटिव हूँ। अगर आप बात करो तो मैं मैंने आपको बताया ओएमसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ, कि अभी ऑयल नीचे नहीं जाएगा तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। शुगर कंपनीज में भी इतना पॉजिटिव नहीं हूँ, साइक्लिकल ज़्यादा होता है। मेटल सेक्टर में देखो, अभी अभी भी पॉजिटिव स्ट्रेंथ है। टाटा से ले लो, नालको ले लो, हिंडाल्को से लेके हिंदुस्तान जिंक एंड ऑल दैट, हिंदुस्तान कॉपर। लेकिन वो काफी हद तक अंडरनीथ मेटल पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है। अंडरनीथ मेटल अगर ग्रो करती है, गोल्ड और सिल्वर भी ग्रो करते हैं, तो ये सब चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे। वैल्यूएशन ऑल टाइम हाई के पास है। कॉपर मे डू वेल ओवर द इयर्स, क्योंकि उसका ईवी और उसमें काफी यूज है। तो मेटल आपके पास है, तो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि स्टॉप लॉस लगा के चलिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर स्टॉप लॉस अगर आप नहीं रखते और वो नीचे आ गया, तो आपके हाथ में रह जाएगा। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन दैट पार्ट, कि मेटल सेक्टर में ऊपर भी इतना फास्ट जाता है, नीचे भी आ सकता है, तो उसमें स्टॉप लॉस लगा के चलोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। और एक सेक्टर है कैपिटल गुड्स सेक्टर, जिसमें एल आ गया। वेलेंटी की हालत तो कितनी टाइट है आपको पता ही है। आज कल मुझे देखा नहीं मैंने कितना एल आया है, लेकिन जैसे एबीबी आ गया, फिर बहुत सारे स्टॉक्स है उसमें, हिटाची एंड ऑल दैट, लेकिन दे मे डू वेल। कैपिटल गुड्स चलेगा, लेकिन एल से थोड़ा दूर हो, कल भी 7% गिरा था, आई थिंक अपने ऊपर से तो 22% गिर चुका है। तो एल के सिवाय बाकी सब कैपिटल गुड्स आप देख सकते हो। ओके। तो वो बात है कि पावर सेक्टर बहुत अच्छा चलेगा। हाँ, मैं पावर सेक्टर का बोलना भूल गया, मैंने पहले भी
आई थिंक ये कवर किया हुआ था एक वीडियो में, आपने नहीं देखा है तो देख ले लेना। पावर सेक्टर में डू वेल, बट उसमें सोलर आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव। विंड एनर्जी हो या ये जो ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं जैसे एबीबी, हिटाची, सीमेंस, उन सब में मैं पॉजिटिव हूँ। ट्रांसमिशन बिजनेस जो ट्रांसमिशन करते हैं वो अच्छे, पावर ग्रिड से लेके अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, और जनरेशन में भी आप देख सकते हो जो पावर जनरेशन करता है। डिस्ट्रीब्यूशन पे मैं इतना बुलिश नहीं हूँ, जैसे सीपीसी या हो या टोरंट पावर नो, क्योंकि उसमें प्राइसिंग पावर का इशू होता है। लेकिन जनरेशन में जैसे टाटा पावर भी अच्छा है, अ, अदानी ग्रीन है, अदानी पावर है, काफ़ी सारे और स्टॉक्स भी, एनटीपीसी है। अदानी एनटीपीसी ग्रीन में मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ क्योंकि वो वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो बहुत सारे स्टॉक्स है, लेकिन टाटा सॉरी पावर एक ऐसा सेक्टर है ना, आप भूलना मत, पावर सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि आई थिंक पावर सेक्टर विल डू वेल ओवर द टाइम, दे वेरी वेरी गुड सेक्टर। वो भी आपके 10% के आसपास आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। यस, डिफेंस स्टॉक्स भी चलेंगे गाइस, डिफेंस स्टॉक्स तो ऑफ कोर्स अच्छे हैं ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस, मैंने ऑलरेडी टाइम काफ़ी खींच लिया आज। बट होप ये आपको गाइस, आपको वैल्यू मिल रहा कि नहीं, देन जस्ट है वी फॉर वैल्यू इन द चैट बॉक्स। Okay. Now talking about no guys, many are new members here जो पहली बार अटेंड कर। No, I want to tell you about our model portfolio also, जो if you want to you can apply for that which will help you to grow। और ये guys, ये जो समय है, this is the time you have to invest, no doubt about it। अभी अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो भूल जाओ, आप मार्केट में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। रीजन मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे आ रहा है, सब कुछ बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे है अवेलेबल। आपको स्ट्रक्चरली इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। और ऑफ कोर्स ना उसके लिए हम लोग भी हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियो सब क्लाइंट्स और मेंबर्स को देते हैं। सो हाउ मेनी वांट टू नो अबाउट दैट, देन जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स, वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। ओके, हमारा मॉडल पोर्टफोलियो जो 400 रुपीज पर मंथ से चालू होता है, एंड द मेन थिंग इज नथिंग बट टू हेल्प यू टू इन्वेस्ट। कैसे, ये अगर मंडे भी अगर अ, नीचे आता है तो दिस विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय ओवरऑल। ठीक है। और इट इज नथिंग बट लाइक नो स्टॉक्स, पोर्टफोलियो स्टॉक देता हूँ मैं, एंड नो विच विल हेल्प यू टू डायरेक्टली, यानी ये मॉडल पोर्टफोलियो आपके डीमेट अकाउंट से लिंक होगा थ्रू स्मॉल केस, और आपके डीमेट अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा। ओके, सो वो जो होता है ना कि भाई आपने चांस घुमा दिया, सेल नहीं किया, हमने बोला सेल लेकिन आपने सेल नहीं किया, वो सब रह जाता है, वो सब यहाँ नहीं होगा। सो दिस इज वेयर सीटी अर्निंग कंपाउंडर्स विल हेल्प यू आउट टू नो टू स्टार्ट अ पोर्टफोलियो। जस्ट 400 रुपीज पर मंथ से हमारा स्टार्ट होता है। Before I go, just to introduce myself, guys, I am a chartered accountant and a SEBI registered research analyst and a portfolio manager. Now I handle more than 1,000 plus crores of portfolio. Clients member of TH is 4,000 plus across the world, and investor impact is 1 lakh plus across the world. Again, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड दिस इज माय नंबर। आप जाके देख सकते हो। मेरी टीम भी है, वो भी पूरी सेबी रजिस्टर्ड है, कंसिस्टेंट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स, where we help everyone to grow. I do come regular on TV like ET Now Swadesh, CNBC, ZTV, NDT Profit, Money 9, हर रोज शोज होते हैं। कल भी मेरा एनडीटी प्रॉफिट और सीएनबीसी में शो है, इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन। ऑफ कोर्स नो, ये काफी सारे स्नैपशॉट है निकुंज दालमिया के साथ, एंड नो CNBC, टी नाउ एंड ऑल दैट, एनडीटीवी। Plus, I do come on various publication like Mint, Economic Times, Business Standard, Business Today, and all that. And the main thing is why I have brought this portfolio. This portfolio is brought in order to help you out to invest wisely in a good quality stock। मैंने आज जो भी आपको बताया कहीं ना कहीं हमारे पोर्टफोलियो में इम्प्लीमेंटेड है। हम जैसे ये पोर्टफोलियो में 12 स्टॉक दे रहे हैं, तो वो बहुत ही ध्यान से आपको दे रहे, जहाँ एक पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, एलोकेशन होता है कि कौन से स्टॉक में कितना एलोकेट करना है, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू। प्लस क्या होता है कि ये जो होता है आपका पीरियोडिक रिव्यू होता है, रीबैलेंसिंग भी होता है, यानी जो स्टॉक खराब है वो निकाल के नया लाना है, वो सब होगा। प्लस आपको मैसेज आएगा, आपको उसको अप्रूव करना है, तो एक बार आपका डीमेट अकाउंट लिंक हो गया तो उसमें वो
ट्रांजेक्शन हो जाएगा। सो इट इज अ डायरेक्ट ओनरशिप इन योर डीमेट अकाउंट, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गेटिंग हियर। सो कैसे ये काम करता है, जैसे हमने मैंने और मेरी टीम ने एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाया, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल उसमें रिसर्च किया, सिलेक्शन एलोकेशन सब करके रखा हुआ है कि 12 स्टॉक है, 12 स्टॉक में कौन से में कितना परसेंटेज डालना है एंड ऑल दैट। आपको क्या करना है, उसको सब्सक्राइब करना है। आपने वो सब्सक्राइब कर दिया, फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है, जैसे मैंने बोला 400 रुपीज पर मंथ में आपने सब्सक्राइब कर दिया, फिर आपको ऑप्शन मिलता है कि आपका जो डीमेट अकाउंट है उसको आपको हमारे पोर्टफोलियो से लिंक करना है कि नहीं करना है। अगर आप लिंक करते हो तो बहुत अच्छा है, ना करना है तो ना कीजिए। आप वो स्टॉक्स देख के आप डायरेक्टली मैन्युअली जाके अपने डीमेट अकाउंट में कल बाय कर सकते हो। जैसे आज आपने ये ले लिया, कल आपको 1 लाख रुपए डालने हैं या मिनिमम 50,000 डालने हैं, तो आपने कल जाके मैन्युअली भी ले सकते हो, या आप हमारा डीमेट आपका डीमेट अकाउंट हमारे पोर्टफोलियो से लिंक कर लोगे। फिर क्या होगा, डायरेक्टली आपके पोर्टफोलियो में कल वो स्टॉक्स बाय हो जाएंगे। 9:15 को वो स्टॉक्स बाय हो जाएंगे, एक बार आप कर दे, फिर टेंशन नहीं है, वो सिस्टम अपने आप कर लेगा। फिर क्या होता है कि समझ लो ये मार्केट गिरा है, मुझे लगा कि यार एक स्टॉक निकाल के दूसरा लाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बीपीसीएल है, वो निकाल के मैंने रिलायंस लाना है, जस्ट एन एग्जांपल, ऐसा है नहीं, लेकिन तो वो मैं जैसे ही मैं और मेरी टीम डिसाइड करेंगे, एक नोटिफिकेशन आएगा आपको ईमेल और व्हाट्सएप और वो सब पे, आपको देख के उसको सिर्फ अप्रूव करना है। जैसे अप्रूव करोगे, क्योंकि आपका डीमेट अकाउंट लिंक है, अपने आप ट्रांजैक्शन हो जाएगा आपके डीमेट अकाउंट में कि वो बीपीसीएल बिक जाएगा और रिलायंस आ जाएगा। तो ये पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। टेल मी, विल इट बी हेल्पफुल और नॉट, देन जस्ट टाइप एच फॉर हेल्पफुल, यानी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सौदा आपके डीमेट अकाउंट में हो जाएंगे। इसलिए हमने स्मॉल केस के साथ ये कोलैबोरेशन किया है, ठीक है। तो रीबैलेंसिंग का भी आपसे होगा। अभी आप बोलोगे तपन लेकिन मुझे वो सौदा नहीं करना है, आई डोंट वांट टू डू दैट, तो अप्रूव मत करो। आपके आपके अप्रूवल के बिना कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, आप वो करोगे तभी होगा। फिर आप बोलोगे तपन लेकिन ये जो 50,000 रुपये मुझे इन्वेस्ट करने, मुझे क्या आपको देने, नहीं मुझे कुछ नहीं देना है। मुझे तो आप ये 400 रुपये पर मंथ वाली फीस दे रहे हो बस। पैसे वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रहेंगे, आपके डीमेट अकाउंट में रहेंगे, जैसे आप वो नॉर्मल शेयर्स बाय करते हो वैसे ही सब कुछ चलेगा। द ओनली थिंग इज, ये 12 स्टॉक हमसे कंट्रोल होगा, तो आपके डीमेट अकाउंट में वो 12 स्टॉक्स आ जाएंगे, ठीक है। आपके पुराने स्टॉक्स वैसे ही रहेंगे, आपके अंडर ही कंट्रोल ही रहेगा, मैं उस आपका डीमेट अकाउंट देख नहीं सकता। ओके, एंड दैट इज हाउ इट विल हैपन। Okay, so keep that in mind. So this is what is happening. Of course, I'll solve your questions, but this is what is the model। और ये बहुत ही, देखो आप अगर पीएमएस लेते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, उसमें मिनिमम 50 लाख रुपए डालने होते हैं और आपकी फीस 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए होती है। देखो मैं पहले पोर्टफोलियो मैनेजर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ आपकी फी होगी 4,800 प्लस जीएसटी, यानी कुछ 5,600। इसमें भी हम लोग 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर का ऑप्शन देते हैं, लेकिन उतनी ही फीस बस। फिर उसमें आपका 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो, 10 करोड़ का हो, या 1 लाख का हो, या 50,000 का हो, वी डोंट केयर। ओके, उतना आप कर सकते हो, यानी जितना इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं। तो क्या फीस है, फीस ये है कि आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। आप क्वार्टरली फी पे करो, हाफ ईयरली करो, ईयरली करो, ऑटो रिन्यूअल होता है। 500 रुपीज प्लस जीएसटी, 450 रुपीज प्लस जीएसटी, 400 प्लस रुपीज है, ईयरली का ये है, ठीक है। और ये साइकिल है, ऑटो रिन्यूअल होता है, ठीक है। तो आपने समझ लो आज 400 रुपये प्लस जीएसटी का फी पे करके आपने अप्लाई कर दिया 1 साल का, 1 साल बाद ऑटो रिन्यूअल में वापस यही फी रहेगी। समझ लो मैं फीस बढ़ाने वाला हूँ, अब ये 400 रुपये का मैंने ये 1,000 रुपये कर दिया, आपको 1,000 रुपये पे करने की जरूरत नहीं, आपके लिए वो 400 रुपये ही रहेगी। ओके, तो दैट इज द बेनिफिट यू आर गेटिंग। और आपको भी पता है गाइस, 400 रुपये क्या, ये अभी धुरंधर 2 की प्री बुकिंग चालू हुई है, 450 रुपये की एक टिकट है। 450 रुपये की एक टिकट है, फैमिली के साथ जाओगे ना तो 2,000 रुपये तो ऐसे उड़ जाएंगे, 4 लोगों के। उसके सामने एक छोटी सी फी के लिए वही 450 रुपये, 400 प्लस जीएसटी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको पूरा पोर्टफोलियो प्लस एग्जीक्यूशन मिल रहा है।
सो फीस तो ऐसे वसूल हो जाए, फीस में की तो कोई टेंशन नहीं, मतलब द मेन थिंग इज। और मैं ये सबको, मुझे पता है काफी लोगों ने ऑलरेडी आज जो अटेंड करे उन्होंने ऑलरेडी लेके रखा हुआ है। अगर नहीं लिया है प्लीज ले लेना। माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीवन, इसलिए मैंने फीस बहुत कम रखी है। मैं आगे जाके बढ़ाने वाला हूँ, पर ये आंख बंद करके ले लो अगर आज पे मुझ पे थोड़ा भी भरोसा हो तो। ओके, दैट इज द बेनिफिट यू आर गेटिंग, ऑफ कोर्स यू विल गेट द ऑल द सपोर्ट। सो अब बोलोगे तपन मैं ये क्यों लूं? ये इसलिए लेते हो क्योंकि जैसे मार्केट अभी गिरा है, आप कंफ्यूज हो आपको लेना क्या है। तो आप क्या करते हो, कल उठोगे मंडे को रैंडम पिकिंग चालू कर लोगे, ये ले लेते वो लेते, अरे ये भी गिरा, अरे वो भी गिरा, ये ले लूं वो ले लूं। ऐसा नहीं चलता। पोर्टफोलियो का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऐसे ही आपने 10-20 करके अभी आपके पास 50 100 स्टॉक हो जाएंगे, और जो काफी लोगों के पास होंगे, फिर आपको पता ही नहीं करना क्या है। आपके पास कोई पोजीशन साइजिंग ही नहीं होगी, चल इसको मैं 20,000 का लेता हूँ, चल इसको मैं 1 लाख का लेता हूँ, चल उसको मैं 10,000 का लेता हूँ। कोई पोजीशन साइजिंग नहीं होती। कब कब निकलना है वो तो पता ही नहीं है। 50 100 स्टॉक हो जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार इसमें से कब बेचूं, कौन सा बेचूं, कब बेचूं। इमोशनल अटैच हो जाओगे। ठीक है। रीबैलेंसिंग तो करोगे नहीं, यानी बेचोगे ही नहीं। क्यों नहीं बेचोगे, कब बेचना है वही नहीं पता है। और एक ही स्टॉक में एवरेज करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो, फिर पता चले यार 5 लाख रुपए एक ही स्टॉक में डाल दिए। कितने लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं? देन जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, मी इन द चैट बॉक्स। और यहाँ एक्सपर्ट काम लगता है गाइस। जैसे आप अगर बीमार हो, 2-3 दिन दवाई नहीं लोगे, तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाओगे ना, भाई मुझे सही दवाई दे दे। डॉक्टर आपको दवाई देता है, आप लेते हो और आप सही हो जाते हो। तो वहां हम लोग आपको बोलेंगे कि भाई क्या किसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है। आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, दैट इज व्हाट यू हैव टू सी। रंगेराव, आई थिंक सैम को देखना पड़ेगा कि वो ब्रोकर लिस्ट में है कि नहीं। आई चेक इट एंड गेट बैक टू यू। मैं अभी बाद में, ये खत्म होता है मैं देख लेता हूँ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नॉर्मली। कम आउट ऑफ दिस, अगर यही चीज हो रही है इसलिए आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं कर रहा है, दिस इज वन ऑफ द रेयर अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग करंटली, व्हाट यू आर गेटिंग बिकॉज ऑफ दिस वॉर सिचुएशन। बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी ऐसे मिलेगी, और नेक्स्ट वीक में शायद कभी ना कभी और नीचे जाएगा भी, जा भी सकता है। इसको मिस मत करो। आप करो ना करो, इन्वेस्ट जरूर करना गाइस। ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। इतना मार्केट डाउन है, बहुत सारे स्टॉक्स डाउन है। चिंता मत करो, वॉर खत्म होगा मार्केट और एज इतने तो कितने वॉर आ गए यार। कितने सारे वॉर देख लिए, मार्केट ऊपर ही जाता है ना एट द एंड ऑफ द डे। रंगीराव, अगर आपका 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 अगर डीमेट अकाउंट लिंक नहीं होता है तो आप मैन्युअली भी बाय कर सकते हो, तो वेट मत करो। ओके। अगर कहीं ना कहीं आपका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, आपका लिस्ट नहीं हो रहा है, तो मैन्युअली बाय कर लो। बाय तो कर ही सकते हो ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन सी द स्टॉक एंड बाय। ओके, वो टेंशन मत लीजिए आप। ओके। अगेन, कौन से स्टॉक्स हम लोग यहाँ फोकस करते हैं? एक तो अर्निंग ग्रोथ फोकस होता है, क्वालिटी बिजनेस पे हम लोग फोकस करते हैं, जहाँ एलोकेशन भी मेंटेन करके हम लोग चलते हैं, और जहाँ मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स नीचे आए लेकिन यहाँ से भागेंगे और कंसिस्टेंट भागेंगे, वैसे पे फोकस है। डाइवर्सिफिकेशन इजीली मिल जाता है आपको हर एक जगह पे, वैल्यूएशन अवेयरनेस, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। तो दैट इज द बेनिफिट यू आर गेटिंग थ्रू दिस पोर्टफोलियो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ऐसे रैंडम पिक नहीं किया, हमने बहुत, यानी इतने सालों का एक्सपीरियंस मेरा खुद का है, मेरी टीम का है, सोच समझ के ये सब स्टॉक सिलेक्ट किए। ओके, एंड दैट इज अ बेनिफिट। और इसमें आप लमसम भी कर सकते हो, एसआईपी भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। अगेन, कैसे म्यूचुअल फंड और हमारे पोर्टफोलियो में डिफरेंस है। ओके। नाउ, म्यूचुअल फंड और सिटी अर्निंग में देखो, म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स मिलते हैं, यहाँ आपको स्टॉक्स डायरेक्ट डीमेट अकाउंट में मिलेंगे। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो 1.5 से 2% है। आप समझो, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अगर आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, साल का आप ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए आपके एक्सपेंस में जाते हैं, जो काट देते हैं आपको पता नहीं चलता है। यहाँ ऐसे कोई नहीं, यहाँ जो ये
फीस है ना, ये 5,000 रुपए की, इंक्लूडिंग जीएसटी वाली, बस वही लगेगी। यहाँ वहाँ मैनेजर ही सब करता है। यहाँ आपका अप्रूवल चाहिए तभी ये डीमेट अकाउंट में लिंक होगा। वहाँ रीबैलेंस ऑटोमेटिक होता है, यहाँ भी अप्रूवल चाहिए। वहाँ इंडिविजुअल स्टॉक बेच नहीं सकते, लेकिन यहाँ आप कोई भी स्टॉक कभी भी बेचो, आपके कंट्रोल में। आपको लगा नहीं तपन मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे 30,000 रुपये चाहिए, बेच दो कोई भी स्टॉक, आपकी मर्जी, आपका डीमेट अकाउंट है, आपके कंट्रोल में, मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। तो फायदा क्या है कि आप, हम लोग आपका डीमेट अकाउंट देख ही नहीं पाते। यहाँ आपका डीमेट अकाउंट है, यहाँ हमारा पोर्टफोलियो है, सिर्फ लिंक हुआ है, लेकिन मुझे अथॉरिटी नहीं मिलती कि मैं आपका डीमेट अकाउंट देखूं। तो मेरे कंट्रोल में नहीं, तो आपके जो 40 स्टॉक पहले वाले वो तो वहीं के वहीं है, ये और ऐड होंगे, और मैं कंट्रोल में नहीं हूं, तो वो टेंशन मत लीजिए। तो मैं आपके लिए ट्रेड नहीं कर सकता, आप ही सब होल्ड करते हो, आपके ही नाम पे होगा। पैसे भी आपको आपके डीमेट अकाउंट में रखने हैं, जो 50,000 लाख रुपए जो भी इन्वेस्ट करने हैं, और आप कभी भी निकल सकते हो। क्लियर, देन जस्ट हैव सी फॉर क्लियर। आप ये मत समझो कि मैं आपका डीमेट अकाउंट कंट्रोल कर रहा हूं ना, सिर्फ ये पोर्टफोलियो के लिए सिंक होगा, अदरवाइज मैं आपका डीमेट अकाउंट कंट्रोल नहीं कर रहा हूं। अभी आप डीमेट अकाउंट जहां रखना है रखिए, इसके लिए नया डीमेट अकाउंट ओपन करने की कोई जरूरत नहीं। आपका जरोदा में है, ग्रो में है, मोतीलाल में है, शेरखान में, जहां भी है, इसके लिए नया डीमेट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। ओके। अगेन, आप खुद के नए, आप बोलो तपन मुझे और नए स्टॉक्स लेने हैं, तो लीजिए, कोई नहीं, आपका डीमेट अकाउंट कभी भी बाय कर सकते हो, आप कभी भी सेल कर सकते हो। क्या मेरी परमिशन लेनी है सेल के लिए? नहीं, आप बेच दीजिए, और स्ट्रक्चर इंटेक्ट रहता है आपका। सी द मेन थिंग इज, क्या होता है रीबैलेंसिंग में भी कैसा होता है मैं बताऊँ। समझ लो 10 दिन बाद ये वॉर ज्यादा चली, ठीक है, और ये टाइम बेस्ट होता है, मैं बताऊं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू रीशफल योर पोर्टफोलियो। क्योंकि क्या, मैं बताता हूँ, आपका कोई खराब स्टॉक है ना, शायद 40% गिर गया होगा इस मार्केट में, लेकिन अच्छे स्टॉक्स भी 25-30% गिर गया है। अच्छे स्टॉक्स भी 25-30% गिर गए, जो नॉर्मली गिरते नहीं है। आप रीशफल कर लो, आप वो बोलोगे वो जो खराब स्टॉक है 40-50% वाला निकाल लो और अच्छा स्टॉक ले लो। फायदा क्या है इसमें? फायदा ये है कि वो जो अच्छा स्टॉक गिरा है वो रिकवर फास्ट होगा, ये शायद होगा या नहीं होगा। आप बोलोगे नहीं तब मैं तो, वो 40% लॉस है, यहाँ तो 25-30, तो मैं 10-15% का लॉस करूंगा। अरे भाई कर लो, लेकिन सर्टेनिटी तो है बढ़ेगा। लॉजिकल या नहीं? देन जस्ट हैव एल्फो लॉजिकल, आप कम लॉस में निकल जाओगे। ओके, जैसे वोडाफोन आइडिया में फंस गए, मैं बोला निकलो वोडाफोन आइडिया से, और ये स्टॉक जो 25-30% आए हैं, अच्छे 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 स्टॉक नीचे आए हैं अभी, तो उठा लो, उठा लो, मैं तो बोलता हूँ लॉस बुक करके उठा लो। ऊपर से मार्च महीना चल रहा है, शायद आपने कोई प्रॉफिट बुक किया होगा, तो इनकम टैक्स में लॉस बुक कर लोगे तो अच्छा रहेगा, आपको कैपिटल गेन पे नहीं करेगा, करना पड़ेगा। ये सब बेस्ट टाइम है, तो शायद मैं भी करूंगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग रीबैलेंस ऐसा कुछ करते हैं रिव्यू के बाद, तो आपको एक मैसेज आता है, व्हाट्सअप, ईमेल, या तो ऐप थ्रू। ठीक है, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको वो अप्रूव करना है। आप जैसे अप्रूव करोगे वो ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में हो जाएगा, एज सिंपल एज। अगर आप अप्रूव नहीं करोगे तो ट्रांजेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप बोलोगे मैं मिस कर गया, चिंता मत करो, हर 2-3 दिन में आपको, या 3 दिन में शायद वापिस मैसेज आएगा, भाई तपन दोषी ने, सीए तपन दोषी ने ये चेंज बोला था, आपने किया नहीं, क्या आपको करना है? आप अप्रूव करोगे तो ही होगा। ओके। अगेन, आप लमसम कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो। समझ लो मिनिमम 47,000 है, तो उससे नीचे तो नहीं कर पाओगे, अगर मिनिमम तो डालना पड़ेगा। तो लेकिन उसके, आप अभी आप लमसम आप बोलोगे तब मेरे पास 50,000 है, कल सोमवार है, कल मार्केट गिरेगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी, डाल दीजिए। फिर पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, 2 महीने बाद वापिस पैसे आए तब डालिए, तो कभी भी डाल सकते हो। आप बोले नहीं मैं तो एसआईपी करूंगा, हर 5 तारीख को मुझे एसआईपी करनी है, तो ठीक है, लेकिन इतना याद रखो, एसआईपी करोगे तो हर टाइम 47,000 आपके डीमेट अकाउंट में होनी चाहिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। उससे नीचे आप वन टाइम में, जैसे आप म्यूचुअल फंड में 500 रुपए की एसआईपी करते हो, नहीं, ऐसा नहीं कर सके। फिर आप बोलोगे नहीं तपन, मार्केट गिरा है,
मेरे पास तो अभी 20,000 रुपये ही है, क्या करूं? कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पोर्टफोलियो तो होगा ही, जो हमने आपको जाके लॉगिन कर दिखेगा, वो देख के ले लो ना। 20,000 आप एलोकेट कर लो मैन्युअली, क्योंकि सिस्टम थ्रू 47,000 ही जाएगा, लेकिन मैन्युअली तो बाई कर सकते हो ना, तो कर दीजिए। गॉट इट देन, जस्ट टाइप G4 गॉट इट। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि सर मेरे पास अगर 40,000 रुपये नहीं हुए तो मैं क्या करूंगा, यानी 50,000। कोई नहीं, आप छोटा इन्वेस्टमेंट कर लो मैन्युअली को, मैन्युअली तो ऐसे भी आप करते हो, करेक्ट। पोर्टफोलियो तो आपको दिखने ही वाला है ना, वो तो आपको जैसे देखो, डीमेट अकाउंट और पोर्टफोलियो ये आपके पास ऑप्शनल है कि आपको दोनों को लिंक करना है, कंपल्सन नहीं है, ऑप्शनल है। तो कभी आपका डीमेट अकाउंट से लिंक नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल, ओके, या आपके पास 47,000 एक साथ नहीं है, सिर्फ 10,000 है, तो भी आप ये स्टॉक देख के आप इन्वेस्ट कर लीजिए। मेन है आपको स्टॉक पता होना चाहिए। सिस्टम इज सबॉर्डिनेट मींस एडिशन टू दैट। व्हाई वी हैव ब्रॉट दिस सिस्टम, क्योंकि पहले क्या होता था एडवाइजरी में कि मैं बोलते जाता था कि ये ले लो वो ले लो, लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। सिस्टम इंटीग्रेशन का मेन पर्पज यही है कि एक बार सिस्टम इंटीग्रेट हो गया ना, वो ऑटोमेटिक करेगा। दैट इज द बेनिफिट यू आर गेटिंग हियर। सो SIP करना है तो SIP आप हर महीने समझ लो 50,000 की, तो हर महीने आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। आप बोलोगे किस दिन मैंने बैलेंस नहीं रखा या मेरा बैलेंस कम हो गया तो क्या होगा? कुछ नहीं, SIP बंद हो जाएगी वापस चालू करनी पड़ेगी, पेनल्टी नहीं लगेगी। कोई टेंशन मत लो, समझ लो आपको ये 47 नहीं रहे नेक्स्ट मंथ, 40,000 ही थे तो नहीं चलेगी, आपको वापस इनिशिएट करना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं अभी मुझे 47 से बढ़ा के 1 लाख करना है, जाके कर सकते हो। सॉरी, SIP अमाउंट बढ़ा भी सकते हो, SIP अमाउंट कम भी कर सकते हो, वो आप पे है। आप SIP बढ़ाओ कम करो आप पे है, कभी भी स्टॉप करो वो आप पे है, टॉपअप कभी भी करना है वो आप पे है, सब कुछ आप पे है। टेंशन मत लो, यहाँ कोई पेनल्टी नहीं है। आपके पास एक कॉल सेंटर होगा, नंबर दिया जाएगा, हमारी टीम का नंबर दिया जाएगा, कभी भी अटकोगे हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। We have brought the both portfolio and the system integration so that you can have a best possible portfolio. ओके, नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे आएगा, ठीक है, ऐप नोटिफिकेशन आएगा, ईमेल अलर्ट होगा, ओके, रीबैलेंस होगा, ये सब होगा। ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड मेंबर्स कम्युनिकेशन होगा। ओके, नाउ आप अपने पोर्टफोलियो स्टॉक दे सकते हो। अ, मैं आपका डीमेट अकाउंट नहीं देख सकता हूँ। आपको रीबैलेंस स्किप करना है तो खींच सकते हो, और आपको जब भी एडिशन इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हो। ओके, सो दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग हियर। ठीक है, जैसे मैंने बोला प्लान है 500, 450, 400, ओके, प्लस GST। ओके, सो दिस इज व्हाट इज वन दिस पोर्टफोलियो और डीमेट अकाउंट का इंटीग्रेशन, दिस इज द। आप बोलोगे तो अपन ये चार्ज क्यों ले रहे हो? क्योंकि देखो मैं ब्रोकर के साथ जो टाई अप होता है, ये जो आपको सिस्टम प्रोवाइड है, इसका भी इनिशियल चार्जेस लगते हैं, ठीक है, इसके इनिशियल चार्जेस लगते हैं, तो हमें वो पे करना पड़ता है, लेकिन बहुत ही अफोर्डेबल है, आपको भी पता है तो। और अगर मेरी बात मानो, ऐसे तो काफ़ी लोगों ने कर दिया है, एनरोल ही कर दिया है, नहीं किया है तो ज़रूर एनरोल कर दो। एंड ये नेक्स्ट वीक, ये सोमवार से नेक्स्ट फ्राइडे तक, आई थिंक दिस विल द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वंस। बहुत ही कम ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्ट करने की, तो प्लीज करिए। आपके पास 10,000 तो 10,000 करना, 1 लाख का तो 1 लाख, 10 लाख का तो 10 लाख, लेकिन करिएगा जरूर। ओके, तो चलिए मैं आपको दे देता हूँ। ओके, 1 मिनट। हाउ मेनी आर गोइंग टू एनरोल, देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, एंड दिस इज द लिंक गाइस, आप जाके एनरोल कर सकते हो। ये रहा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ये भी सही कैसे करना है। ठीक है, हाँ, अब बिंदास ले लो गाइस। और मार्केट, अब मार्केट कितना दीजिए, देखो मार्केट आपको लगता है ना गाइस, SIP बोर्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो नहीं कल के कल डालो, कल थोड़ा डालो बाद में डालो, आपकी मर्जी है। आप पे मैं छोड़ता हूँ, लेकिन डालना जरूर। ठीक है, अब कब डालो वो आप पे है। देखिए अगर मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे अप्लाई करना है।
जैसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट, 1 मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइज ये दिख रहा है, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, आपको ये दिख रहा है। सो अभी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 45,900 है। मार्केट नीचे गया इसलिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कम हो गया है। काफी लोगों ने पहले अप्लाई किया है और उन्होंने इन्वेस्ट किया हो, तो गाइज आप ऐड भी कर सकते हो, अभी अच्छा टाइम है। ठीक है, और देखो गेट एक्सेस 470, यानी वो 400 प्लस जीएसटी की बात है। तो यहाँ क्लिक कीजिए सब्सक्राइब नाउ नाउ। ओके, यहाँ आर यू एबल टू सी दिस, देन जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। ओके, सो यहाँ आप सब्सक्राइब नाउ करोगे। ठीक है, और फिर यहाँ आप अपना ईमेल आईडी डालना। मैं एक डमी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, आप कंटिन्यू करोगे। फिर ये देखो ये आ गया आपका 472। ठीक है, फिर यहाँ आपको कंटिन्यू दबाना है। ये कंटिन्यू दबाओगे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पान कार्ड नंबर डालना है। क्योंकि यहाँ मेरा ऑलरेडी एनरोलमेंट हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पान कार्ड डालूंगा, यहाँ फोन नंबर डालोगे तो एक ओटीपी आएगा। जैसे ही ओटीपी आएगा आपको डालना है, फिर आगे प्रोसेस करना है। ठीक है, ये केवाईसी, आप बोलोगे पान कार्ड क्यों डालना है, तो वो केवाईसी करना है इसके लिए। सिंपल प्रोसेस है गाइस। तो वो मैं आपको, आपको कोई भी नो प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, एंड ऑल्सो आई कॉल आउट द नेम उस पेमेंट आई एम रिसीविंग। ओके सर, मैं आज एनरोल कर दूं, फिर एक 10 डेज के बाद कोई इन्वेस्टमेंट चलेगा? यस यस, 100%। सी अंडरस्टैंड, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट पार्ट। ओके, कि आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आज आपने ले लिया तो आज के आज डीमेट अकाउंट आपको लिंक करना है, वो सब जरूरी नहीं है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। किसी से किसी को बात करनी है, देन यू कैन रेज योर हैंड ऑल्सो। ऑल्सो मैं आई गिव माई टीम नंबर डिटेल्स ऑल्सो। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, यस पेमेंट हुए तो अच्छा। आप लोगों को मैं वीडियो भी एक दिखा देता हूँ, जस्ट टू शो यू। वो आप आराम से ये देख लेना, आपको पेमेंट के लिए थोड़ा इजी रहेगा, थोड़ा टेक्निकल होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट, आवाज सुनाई दे देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, 1 मिनट। हाँ, देखिए, फिर आपका पान कार्ड, फोन नंबर आर यू मांगेगा। तो आर यू जैसे एबल टू मैं अपना लिसनिंग डालता हूँ लिसन में? कि ये वॉइस क्या सुनाई दे किसके रहा है? लिए, देन जस्ट ये टाइप है यस इन द चैट बेसिकली बॉक्स। हमारे कहते हैं ना कि हर एक बंदे को जो भी हमें ज्वाइन करता है उसको केवाईसी करना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये इस एज पर सेबी रूल्स, तो ये केवाईसी कर रहा है। कुछ नहीं है, पान कार्ड का नंबर मांगेंगे और कुछ नहीं है। तो ये देखो मैंने पान कार्ड और फोन नंबर डाला, वेरीफाई फोन नंबर। ठीक है, ये ओटीपी आ रहा है। ठीक है, मेरे को ये वेरीफाई करना पड़ेगा। 3958। ठीक है, कंफर्म ओटीपी। ओके, ये ओटीपी कंफर्म कर रहा है। ठीक है, देखो ये अपने आप डिटेल्स ले ली मेरी पूरी। स्टेट यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए आप, गुजरात। ये करना कंपलसरी बिफोर यू एनरोल। देखिए ये बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है जो होते हैं। ठीक है, अभी ये क्या है कि ये टू कंफर्म, ये आप टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके उसके लिए तो ओटीपी आपको आपके नंबर पे आएगा। तो देखिए आ रहा है। ठीक है, ओके, आप इसको रीड भी कर सकते हो, करना है तो ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशन है, पूरा पेज आपको अगर रीड करना है हमारे साथ जो है वो होगा। ठीक है, और फिर ये कंफर्म एंड कंटिन्यू। ओके, और सिमिलर न्यू कार्ड है, नेट बैंकिंग है, आप कुछ भी कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला कि आपको क्यूआर कोड से करना है तो आप क्यूआर कोड से भी कर सकते हो। स्कैन हो गया और ये पेमेंट भी हो गया। देखिए ये आप देखिए तो नोटिफिकेशन के भाई, हाँ भाई हो गया आपका। ठीक है, अब ये हो गया। अभी इन्वेस्ट नाउ करके आपको
जाना है लीव। देखिए आपका, ये कीजिए तो अब इन्वेस्ट नाउ कीजिए। अब आपको है ना अपने कहते हैं ब्रोकिंग अकाउंट से आपको सिंक करना है। तो ब्रोकिंग अकाउंट से अब मेरा क्या है कि कोटक सिक्योरिटी से, वैसे आपको अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपका ब्रोकिंग फर्म है, ब्रोकिंग तो उसको कंटिन्यू। शांतनु या पेमेंट रिसीव, शांतनु, शांतनु, माहिम योर पेमेंट ऑल्सो रिसीव्ड, एंड श्रीधर, नो, या श्रीधर। ओके गाइज, एनी क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में जरूर डालिए। हाँ गाइज, अगर आपको कैंसिल करना है तो आपको क्या करना है, एक बार अप्लाई कर लीजिए, फिर जाके अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई में मैंडेट जाके कैंसिल कर दीजिए, तो अपने आप वो कैंसिल हो जाएगा। ऑटो रिन्यूअल नहीं हुआ तो वो आप पे है। कीजिए, वो आप अपना ब्रोकिंग का अकाउंट जो भी है, कोटक में है, आईसीआईसीआई, जरोदा, जहां भी है, उससे आप कीजिएगा। अभी आप देखिए ये आप, ये अभी कोटक नियो में जा रहा है, ठीक है। और यहां से फिर मैं जैसे एंटर आईडी पासवर्ड में अपना डीमेट अकाउंट का डालूंगा, वो लिंक हो जाएगा। वापिस मैं बता रहा हूँ कि यहाँ आपको ब्रोकिंग अकाउंट को लिंक करना जरूरी है अगर आप ऑटोमेटिक अपने अकाउंट में डेबिट चाहते हो और अपने आप डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाए तो। ठीक है, नहीं तो आप वहां जाके शेयर्स तो देख ही सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है, पासवर्ड डालता हूँ। तो देखिए ये मैं लॉग इन हो गया हमारे मेरे कोटक के अकाउंट में। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, आप लॉग इन टू कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ आता है कि आपको किस तरह से करना है, वन टाइम करना है या आपको एसआईपी करनी है। तो आपको वन टाइम प्लस एसआईपी करनी है तो ये भी सिलेक्ट करते हैं, अगर वन टाइम करना है तो वन टाइम कीजिए। अगर जैसे यहाँ मैं वन टाइम करता हूँ तो भाई ये शेयर्स है, इसको लगेगा कंफर्म डिटेल्स। ठीक है, ये मिनिमम अमाउंट यहाँ आ जाएगी। ओके, और फिर आपको यहाँ कंफर्म डिटेल्स करनी है। जैसे ही आप कंफर्म डिटेल्स करते हो, ठीक है, तो कोई इतना बैलेंस आपको यहाँ ऐड करना है वो बताएगा। अगर आपके पास है तो ऑलरेडी वो डेबिट हो जाएगा, ऐड ये करेंगे अपने। अब मेरा क्या होगा कि यहाँ ऑलरेडी कोटक अकाउंट से लिंक है तो वो अपने आप ऐड हो जाएगा। बट कहने का तात्पर्य ये है कि आपको इस तरह से बेसिकली आप अपना कोटक का अकाउंट, यानी आपका जो ब्रोकिंग अकाउंट है वो भी आप लिंक कर सकते हो। सो दिस वे, इन अ वे आप अपने कोटक अकाउंट हो या ब्रोकिंग अकाउंट जो भी है वो लिंक कर दीजिएगा। उससे फायदा ये होगा कि अगर आप एसआईपी करते हो तो हर महीने ये डिडक्ट होगा, और अगर आप वन टाइम करते हो तो वन टाइम में भी कर सकते हो। ऑफ कोर्स मिनिमम यहाँ जो अमाउंट है, यहाँ जैसे 44,000 है उतनी अमाउंट होनी चाहिए। सो दिस इज हाउ द स्मॉल केस विल वर्क। पहले आपको पेमेंट करके स्मॉल केस बाय करना। सो दिस इज हाउ गाइस आपको, आप लोग अप्लाई कर सकते हो।